कपिल सर ने लास्ट क्लास पे कहाँ तक पढ़ाए थे? ओके देखो बेटा, सर ने जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे के पार्ट मैं पढ़ा देता हूं और पिछले क्लास पे जो भी चीजें पढ़ाया गया उसको एक बार रिकैप करा देता हूं। देखो, तो पिछले क्लास पे एमिनो एसिड के बारे में सर ने स्टार्ट किए थे। देखो, जब भी यहां पे चैप्टर का स्टार्टिंग पे देखोगे एक केमिकल एनालिसिस मेथड था जिसके थ्रू हम डिफरेंट बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसका कंपोजिशन के बारे में हमने पता किए थे। उसमें एक केमिकल कंपाउंड यूज किया गया था, उसमें देखा गया था कौन सा मॉलिक्यूल एक्चुअल में एसिड पे सॉल्युबल है और कौन सा मॉलिक्यूल एसिड पे इनसॉल्युबल है। तो उस हिसाब से देखोगे जो एमिनो एसिड होता है उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एमिनो एसिड कहां पे आएगा, सॉल्युबल पूल पे आता है कि इनसॉल्युबल पूल पे आता है? ये आता है सॉल्युबल पूल पे। तो जो भी मॉलिक्यूल देखोगे एसिड सॉल्युबल पूल पे आता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ज्यादा होगा क्या कम होगा? कम होगा। किसके बीच में बिलोंग करेगा? 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन के बीच में रहेगा। ये मैक्रोमोलिक्यूल है क्या माइक्रोमोलिक्यूल है? माइक्रोमोलिक्यूल है। तो ये एक्चुअल में बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। अच्छा, इसके बाद देखोगे जो एमिनो एसिड होता है इसको बोला जाता है इट इज द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। किस लिए बोला जाता है वो भी पता है? क्या हो रहा है? इट इज द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, क्योंकि देखोगे मीथेन का जो स्ट्रक्चर है इसके साथ इसका कुछ सिमिलरिटी देखा जाता है। जैसे देखोगे मीथेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कार्बन का यहां पे देखोगे चारों साइड पे 4 हाइड्रोजन ग्रुप होता है और जब भी हम यहां पे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे यहां पे देखोगे इसका स्ट्रक्चर पे यहां पे 3 ग्रुप देखोगे यहां पे चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। एक एमिनो एसिड का फिगर है, एमिनो एसिड का एक केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पे देखो सिर्फ कोई भी एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी यहां पे देखो जो 3 ग्रुप है यहां पे चेंज होता है और जो डिफरेंट एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वो डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप, क्योंकि जो आर ग्रुप होता है इसी को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप भी बता सकते हो, नहीं तो वेरिएबल ग्रुप भी बता सकते हो। तो जितने भी हम एमिनो एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे सब पे देखोगे ये कुछ जो स्ट्रक्चर होगा ये 3 पार्ट कॉमन होगा और आर ग्रुप हर केस में देखोगे चेंज होता जाएगा और इसके बेसिस पे डिफरेंट काइंड ऑफ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो हमारे बॉडी पे देखोगे जो एमिनो एसिड होता है अप्रोक्सली देखोगे हमारे बॉडी पे अप्रोक्स 300 के आसपास एमिनो एसिड होता है। क्या सारी एमिनो एसिड हमारे बॉडी पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है? नहीं करता। तो हमारे बॉडी पे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कितने एमिनो एसिड है? अप्रोक्स 20 एमिनो एसिड हमारे बॉडी पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो बाकी एमिनो एसिड क्या करता है? हमारे बॉडी पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब देखोगे ये जो 320 एमिनो एसिड है इसके अंदर भी 2 टाइप होता है। एक देखोगे एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। पंखा बंद करना है कि चलाना?
बाकी बंद कर देना है। ये बंद करना है कि ऑन रखना है? सारे ऑन रहे, चलो। देखो एक तो हो गया एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो ये एसेंशियलिटी और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया? हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखोगे एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जो हम डेली डाइट के फूड के थ्रू लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जिसको बाहर से फूड के थ्रू लेने का जरूरत नहीं होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो हमारे बॉडी पे ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एक्चुअल में कहां से सिंथेसाइज होगा? एसेंशियल से, क्योंकि हमारे बॉडी पे एसेंशियल अमीनो एसिड को मैं बाहर से ले रहा हूं थ्रू द फूड, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम बाहर से फूड के थ्रू नहीं ले रहा हूं। ऑब्वियस बात है, इसको फॉर्मेशन करना होगा तो एसेंशियल से ही फॉर्मेशन करना होगा। तो बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर एक दो एग्जांपल है जो अमीनो एसिड का टाइप पढ़ाने के साथ साथ मैं बताते जाऊंगा। तो यहां पे एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर देखोगे इट कलेक्ट थ्रू द फूड और इट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। अब इसके अंदर भी देखोगे एक और टाइप होता है सेमी एसेंशियल, पता है ना? तो कौन कौन सा अमीनो एसिड होता है जो सेमी एसेंशियल होता है? अर्जिनिन हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा और थ्रियोनाइन हो जाएगा। अर्जिनिन, हिस्टिडीन और थ्रियोनिन। अब देखोगे इनमें से अर्जिनिन और हिस्टिडीन इन दोनों को छोड़ दोगे तो ये एक्चुअल में क्या होगा? अर्जिनिन, हिस्टिडीन और थ्रियोनिन, इन तीनों को एक्चुअल में छोड़ दोगे तो ये जितने भी एनिमल्स है सबके लिए एसेंशियल हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? देखो ये तीन अमीनो एसिड जो है सेमी एसेंशियल है ना, मतलब बॉडी के अंदर नहीं भी मिलेगा तो तब भी चलेगा। मैं बोल रहा हूं ये तीन अमीनो एसिड अर्जिनिन, हिस्टिडीन और थ्रियोनिन, इन तीनों को छोड़ देंगे तो मतलब एक्सेप्ट इन तीनों को, यहां से जो एसेंशियल के कैटेगरी के अंदर 10 अमीनो एसिड आता है, इन तीनों को हम बाहर कर देंगे तो जितने भी बाकी जो 7 अमीनो एसिड होगा वो जितने भी लिविंग एनिमल है सबके लिए एसेंशियल हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं ये 3 अमीनो एसिड को छोड़कर बाकी, क्योंकि एसेंशियल के अंदर भी 10 होता है, नॉन एसेंशियल के अंदर भी देखोगे 10 अमीनो एसिड होता है, तो एसेंशियल के अंदर ये 3 अमीनो एसिड को छोड़ दोगे तो बाकी जो 7 अमीनो एसिड होगा जितने भी लिविंग एनिमल है सबके लिए एसेंशियल हो जाता है, और इन तीनों को ऐड करोगे तो वो ह्यूमन के लिए एसेंशियल हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है? तो एक्सेप्ट दिस 3 अमीनो एसिड देखोगे ये जो होगा एसेंशियल फॉर ऑल एनिमल। तो और क्या क्या चीज देखो, एसेंशियल के अंदर जो 10 अमीनो एसिड है सबका नाम पता है ना, और ट्रिक के थ्रू पता भी हो गया, वीआईपी ऑलमेट डीटी, ऐसे बहुत सारे ट्रिक होता है, किसी भी तरीके से बस याद रखो। नॉन एसेंशियल को भी याद करने के लिए भी एक ट्रिक होता है, वो भी शायद सर ने बता दिया होगा। अच्छा ठीक है, मैं क्विकली एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो ये कॉमन ट्रिक है, हर जगह पे यूज किया जाता है, पीआईपी ऑलमेट टीटी और नहीं तो इसको आर्बा हिल एमपीटीटी।
वैलिन, आई पे देखो आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, एच पे हो जाएगा हिस्टिडिन, और ए पे हो जाएगा यहां पे आर्जिनिन। इसको थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि वहां पे भी ए आएगा, तो इसलिए यहां पे दो ट्रिक याद रखो, कम से कम ए आर याद रहेगा तो आर्जिनिन यहां पे याद हो जाएगा। इसके बाद देखो लाइसिन ल्यूसिन दोनों हो जाएगा, और इसके बाद एम पे हो जाएगा मिथियोनिन, और टी पे हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, और ए पे हो जाएगा, एक और टी पे हो जाएगा, कौन सा होगा, थ्रियोनिन। तो भाई यहां पे टायरोसिन भी आ सकता है, ऐसे ही याद रखो। मैं बताऊंगा फिनाइल एलानिन से कैसे टायरोसिन का फॉर्मेशन होता है। तो टायरोसिन देखोगे एक्चुअल में नॉन एसेंशियल के कैटेगरी पे आता है, ठीक है, एसेंशियल के कैटेगरी पे थ्रियोनिन यहां पे आएगा। तो ए हो गया एसेंशियल के कैटेगरी के अंदर। और एक और कैटेगरी जो है ये देखोगे नॉन एसेंशियल के अंडर आता है, इसको भी दो ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। एक देखोगी गैस्पेसिटी, और नहीं तो एक सॉन्ग है गा 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 फूलों से चेहरा तेरा। तो कैसे भी करके बस हमको याद रखना है। देखो यहां पे जी पे दो अमीनो एसिड आएगा। अच्छा इस साइड पे लिख देता हूं, देखो ग्लूटामाइन और ठीक है ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। और यहां पे देखो एस्पैराजिन, एस्पर्टिक एसिड, और ये पे क्या रह जा रहा है वहां पे एलानिन। एलानिन है ना, रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, नहीं ठीक है। देखो एलानिन, और यहां पे देखोगे पीसीटी, पीसीटी, सी पे हो जाएगा सिस्टीन, और यहां पे हो जाएगा टायरोसिन, और कौन सा रह गया प्रोलिन। ठीक है, तो देखो ग्लूटामाइन जहां पे भी देखो एमाइन जहां पे होगा ना उसको दो जगह पे ऐसे याद रखना, एस्परेजिन और ग्लूटामाइन। और एस्परेजिन से होता है एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामाइन से होता है ग्लूटामिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर के बीच में सिमिलरिटी है वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे देखो ए पे एलानिन, और एक और जी पे ग्लाइसिन, और पी पे प्रोलिन, सी पे सिस्टीन, अच्छा सिस्टीन ये छूट गया, सिस्टीन, और टी पे टायरोसिन।
क्लियर है? तो ये तो हो गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के कैटेगरी पे। आज मैं एमिनो एसिड का जो डिफरेंट कैटेगरी है उसके बेसिस में एमिनो एसिड को कुछ ग्रुप पे डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखो, आर ग्रुप के फंक्शनलिटी के बेसिस पे इसको दो ग्रुप पे डिवाइड किया जाता है। एक तो है पोलर ग्रुप और एक है नॉन पोलर ग्रुप। मतलब पोलर एमिनो एसिड, यहां पे पोलर एमिनो एसिड लिख लो, पोलर एमिनो एसिड, और एक हो गया नॉन पोलर एमिनो एसिड। अब देखो पोलरिटी हम किस पे डिफाइन करते हैं? पोलरिटी का मीनिंग क्या है? मतलब वाटर के प्रति इसका टेंडेंसी क्या है। जब भी हम पोलरिटी हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल के प्रति इसका जो टेंडेंसी, नेचर जो है वो कैसा है, वो एक्चुअल में हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, उसके बेसिस पे डिफाइन होगा। देखो, जहां पे भी पोलर एमिनो एसिड होगा वो वाटर फिलिक होगा, और इस केस में ये वाटर फोबिया होगा। देखो, मैं यहां पे पोलरिटी के बारे में नहीं तो लिख देता हूं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल towards water at pH 7। न्यूट्रल पीएच पे एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल के प्रति इसका अट्रैक्शन और जो मतलब जो फिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर के बेसिस पे इसको दो कैटेगरी पे डिवाइड किया जाता है। जो पोलर एमिनो एसिड होगा ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, और ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। एक और कैटेगरी इसमें आता है। अच्छा, यहां पे इसके अंदर ही एक और कैटेगरी लिख देता हूं। एमिनो एसिड को और एक कैटेगरी पे डिवाइड किया जाता है। एक देखोगे एलिफेटिक। अच्छा, इसको नहीं तो आगे के स्लाइड पे लिखता हूं। देखो, एक आता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। देखो, एलिफेटिक एमिनो एसिड उस एमिनो एसिड को बोला जाता है जहां पे हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि जो एमिनो एसिड है वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, तो हाइड्रोकार्बन का देखोगे लीनियर चेन होगा। हाइड्रोकार्बन का जो चेन होगा ये ओपन चेन भी हो सकता है और क्लोज चेन भी हो सकता है। ओपन चेन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ओपन चेन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। और इस केस में देखोगे सिर्फ और सिर्फ क्लोज चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंस होगा। जो हाइड्रोकार्बन का चेन यहां पे देखा जाएगा, यहां पे देखोगे सिर्फ और सिर्फ क्लोज चेन होगा। देखो, जहां पे क्लोज चेन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो एक्चुअल में रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो इसलिए देखोगे इस केस में बेंजीन रिंग प्रेजेंस होगा। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में जो टाइप है, एक एक टाइप के बारे में मैं बता रहा हूं। देखो, पहले मैं एलिफेटिक, पहले मैं नॉन पोलर एमिनो एसिड के बारे में बताता हूं, इसके बाद पोलर एमिनो एसिड के बारे में बताऊंगा।
तो नॉन पोलर के अंदर दो कैटेगरी होता है, एक तो देखोगे यहां पे एलिफेटिक और एक आएगा एरोमेटिक। अब नॉन पोलर एलिफेटिक के बारे में पहले देखो। नॉन पोलर एलिफेटिक एमिनो एसिड, देखो यहां पे दो टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हो गया। पोलर किसको बोला जाता है, नॉन पोलर किसको बोला जाता है, एलिफेटिक किसको बोला जाता है और एरोमेटिक किसको बोला जाता है, ये क्लियर हो गया। अब देखो नॉन पोलर एलिफेटिक एमिनो एसिड के अंदर जितने एमिनो एसिड आता है इसके लिए जो ट्रिग होगा गैप लीफ। अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस के साथ इसका जो स्ट्रक्चर होगा एक दूसरे से रिलेटेड होगा। मैं एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं और ये जो सीक्वेंस किसी को याद होगा तो उसका स्ट्रक्चर भी याद रखने के लिए इजी रहेगा। देखो जैसे एमिनो एसिड का हम जो भी स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड का तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता हो गया, H2NC कि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप और साथ में R ग्रुप। तो अब देखो यहां से हम बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है एक एक करके हम डिराइव करेंगे। जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। और यहां पे अल्फा कार्बन के बारे में पता है, अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन, एनोमेरिक कार्बन वो सब एक ही होता है। अब देखोगे ग्लाइसिन के केस में दोनों साइड पे यहां पे देखोगे आर ग्रुप के जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है, इसलिए देखोगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ए हो जाएगा ग्लाइसिन और ए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। किस लिए पता है ना, कायरल कार्बन यहां पे देखोगे पीने मतलब दोनों तरफ देखोगे सेम हाइड्रोजन ग्रुप है तो इसलिए यहां पे ऑप्टिकली ये इनएक्टिव हो जाएगा। चार अलग अलग ग्रुप चाहिए ना तब जाकर वो एक्चुअल में ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसके बाद देखो ग्लाइसिन के बाद जो मैंने लिखा था वो था एलानिन। अब इसका स्ट्रक्चर देखो H2N CH COOH, बाकी हमको R ग्रुप के बारे में याद रखना है। तो यहां पे जो R ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, CH3 ग्रुप होगा। तो इस केस में देखो जो RH ग्रुप है वो है H था और इस केस में हो गया CH3 ग्रुप और इसका नाम क्या हो जाएगा एलानिन। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा यहां पे नहीं तो लिख देता हूं एक एक के बारे में। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और प्रोलिन। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, डाउट होगा तो बताना बेटा। अब देखो गैबलिप के सीक्वेंस के हिसाब से अब GA तक हो गया। अब इसके बाद देखो वैलिन का स्ट्रक्चर, H2N COOH ये कॉमन स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखो यहां पे दो CH3 ग्रुप आ जाएगा, वहां पे एक CH3 ग्रुप था ना, यहां पे दो CH3 ग्रुप आ जाएगा। बाकी कार्बन का बैलेंस ऐड करने के लिए यहां पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। देखो वहां पे इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां पे देखो सिंगल CH3 ग्रुप था, इस केस में देखो इस स्ट्रक्चर पे देखो दो CH3 ग्रुप आ रहा है, यहां पे है। तो बस इतना ही याद रखना होगा, इस केस में CH3 ग्रुप जो होगा ये दो आ जाएगा, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये हो जाएगा। अब इसके आगे का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो इसके बाद देखो ल्यूसीन का स्ट्रक्चर, H2N C H C डबल H, साथ में देखोगे यहां पे एक CH2 ग्रुप बीच में आ जाएगा और बाकी जितने भी यहां पे ग्रुप था एज इट इज यहां पे लिख दो। देखो यहां पे जो ग्रुप था यहां पे सीधा उठा के मैंने यहां पे रख दिया, बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा एक किसका हो जाएगा, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर। अब इसके साथ देखो आइसोल्यूसिन का जो स्ट्रक्चर होगा ये भी सिमिलर होता है। देखो आइसोल्यूसिन मतलब उसका एक्चुअल में आइसोमर है, तो सेम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, बस अरेंजमेंट पे चेंजेस होगा। तो इस केस में देखो यहां पे क्या होगा, एक ग्रुप पहले आ जाएगा, मतलब CH3H, इसके बाद देखोगे CH2 और CH3। देखो इस केस में यहां पे जो CH2 ग्रुप था वो नीचे आ गया, एक ग्रुप ऊपर चला गया और ये एज इट इज है। तो यहां पे देखो इसलिए इसको बोला जा रहा है इसका आइसोमर फॉर्म है, तो एक इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा वैलिन, ये हो जाएगा ल्यूसिन, ये हो जाएगा आइसोल्यूसिन। क्लियर है, कोई डाउट है? देखो एक बार में तो याद नहीं होगा, मल्टीपल टाइम एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। इस पार्ट पे तुमको देखोगे बायोलॉजी पार्ट पे यहाँ पे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर से उतना कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक क्योंकि सेम चैप्टर देखोगे केमिस्ट्री पे होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। एक तो जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी होगा, इसलिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है। नहीं तो बायोलॉजी पार्ट पे एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। देखो और बाकी क्या रह गया, प्रोलीन, बताओ। हाँ प्रोलीन एमिनो एसिड है ना, यहां पे देखो मैंने, हाँ प्रोलीन के केस में मतलब ये एक्चुअल में एलिफेटिक के अंदर आता है, इसलिए यहां पे लिखा हूं, मतलब नॉन पोलर के अंदर मैंने दो ग्रुप लिखा था, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक के अंदर यहां पे देखोगे 6 एमिनो एसिड आता है, ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और प्रोलीन, यहां पे इम्यूनो ग्रुप आएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, H2N C H C डबल H, और यहां पे देखोगे पहले इसको तो याद रखने के लिए पहले ऐसे लिख लो, 3 CH3 ग्रुप लिख लो, पहले ऐसे लिख लो। एक्चुअल में इसको ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा, इस स्ट्रक्चर को अब ऐसे मॉडिफाई कर लो, CH C डबल H और यहां पे लिखो NH, इसके बाद देखो CH3 और यहां पे हो जाएगा CH3। गलत हो गया ना यहाँ पे, हाँ कार्बन का यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। क्लियर है ना? सॉरी CH3 नहीं CH2 आएगा, कार्बन का बैलेंस गलत हो रहा है। CH2 आएगा, CH2 और यहां पे भी आएगा CH2। क्लियर है? यहां पे भी चेंज कर लो।
तो इसका देखोगे ये रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, तो यहां पे इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंस होता है, तो इसलिए प्रोलिन को इम्यूनो एसिड भी बोला जाता है। प्रोलिन इज नोन एज इम्यूनो एसिड। क्लियर है? और यहां पे देखोगे जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, ये सारी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है ना? पहले तो ये ऐसे रिंग स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर जाकर इसका यहां से रिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। और जहां पे भी कार्बन का बैलेंस से गलत होगा तो थोड़ा देख लेना, बता देना। देखो इसके बाद एलिफेटिक के कैटेगरी के जितने अंदर था सारे हो गया। अब एलिफेटिक के अंदर भी देखोगे इसके बाद नॉन पोलर एरोमेटिक। अब नॉन पोलर एरोमेटिक के कैटेगरी पे यहां पे 3 एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना होगा। टीटीपी देखोगे यहां पे ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन और फिनाइलएलानिन। आइदर पीटीटी नहीं तो टीटीपी, कोई भी तरीके से याद रखो। अब देखो एक एक का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखते हैं। यहां पे जो फिनाइलएलानिन और टाइरोसिन का जो स्ट्रक्चर होगा इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। देखो H2N C H COOH। अब इसके बाद देखो यहां पे रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंस है, CH2 और यहां से देखो टाइरोसिन का स्ट्रक्चर कैसे डिराइव होता है। H2N C H COOH और यहां पे देखोगे CH2 यहां पे देखोगे इस पोजीशन पे एक OH ग्रुप आ जाएगा। तो ए हो जाएगा फिनाइलएलानिन और ए होता है टाइरोसिन। देखो फिनाइलएलानिन एसेंशियल के कैटेगरी के था क्या नॉन एसेंशियल था? एसेंशियल कैटेगरी पे था। ये है एसेंशियल अमीनो एसिड और ये है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो हम ऐसे एसेंशियल से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बना सकते हैं। अब देखोगे इसका एक और चीज जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पे देखोगे यहां पे प्रेजेंस है। हमारे बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूअसली बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जिसको हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बोला जाता है। ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जब बॉडी के अंदर यहां पे देखोगे फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसका पूरा नाम जो होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। बट मतलब एंजाइम का नेचर देखोगे वो हाइड्रोक्सिल एंजाइम होता है, इसलिए क्योंकि एंजाइम के एंड पे देखोगे AAC आता है तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्योंकि यहाँ पे फिनाइलएलानिन पे काम कर रहे हैं इसलिए इसका जो प्रॉपर एग्जैक्ट नाम होगा इस एंजाइम का फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये हमारे बॉडी पे ये जब भी फंक्शनल फॉर्म पे प्रेजेंस होता है ये फिनाइलएलानिन को टाइरोसिन पे कन्वर्ट करता है। फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बॉडी के अंदर प्रेजेंस होकर वो फिनाइलएलानिन को किस में कन्वर्ट करता है? टाइरोसिन पे कन्वर्ट करता है।
जब भी हमारे बॉडी पे ये एंजाइम मॉडिफाइड हो जाएगा, कि ये डिलीटेड हो जाएगा, कि नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे बॉडी पे इस एंजाइम का कोई काम नहीं रहेगा, मतलब इस पे कोई भी म्यूटेशन हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो उस केस में हमारे बॉडी पे फिनाइल एलानाइन से टायरोसिन नहीं बनेगा। तो इसलिए देखोगे वहां पे फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज होता है, वो एक्चुअल में इस एंजाइम के एब्सेंस के वजह से, नहीं तो इस एंजाइम का म्यूटेशन के वजह से होता है। क्लियर है? अब देखो, ये एक्चुअल में बहुत सारी मॉलिक्यूल का प्रीकर्सर होता है। जो टायरोसिन होता है, इससे देखोगे T3 एंड T4 का सिंथेसिस होता है। साथ में देखोगे मेलानिन का सिंथेसिस होता है, डोपामिन का सिंथेसिस होता है। साथ में देखोगे ये एड्रेनालिन का भी सिंथेसाइज करता है। तो ऐसे देखोगे बहुत सारी जो मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के अंदर, कुछ हार्मोन्स है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, कुछ पिगमेंट सब्सटेंस है जो टायरोसिन से फॉर्म होता है। तो टायरोसिन एक्चुअल में ये सारी सब्सटेंस का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल किसको बोला जाता है पता है? तो यहाँ पे T3 और T4 देखोगे, ये सारे यहाँ पे हार्मोन है। अब ये देखोगे ये पिगमेंट है, और डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये भी हार्मोन है। क्लियर है ना? यहां पे कोई डाउट नहीं है। तो ये जब भी नॉन फंक्शनल होगा, तो ये कभी भी नॉन फंक्शनल होगा, तो उस केस में फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज देखा जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पे देखोगे सर ने बायोसिंथेसिस पार्ट पे ऑलरेडी पढ़ा दिया होगा, एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप हट के कैसे कीटो ग्रुप आ जाता है, जिसके वजह से देखोगे एमिनो एसिड के जगह पे कीटो ग्रुप आ जाएगा, तो फिनाइल जो एलानाइन था वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल कीटोन पे। इसलिए बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि कीटोन बॉडी हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अब देखो बाकी क्या रह गया? ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देखो, H2N C COOH H, यहां पे CH2। इसके बाद ऐसे ड्रॉ कर लेना बेटा, 2 कार्बन लिख लेना, और यहां पे साइड पे और 2 कार्बन लिख लेना, और बीच में यहां पे नाइट्रोजन लिख लेना। तो यहां पे देखो कार्बन का यहां पे 4 हो गया, यहां पे 4 हो गया, और इस पे 3 है, यहां पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहां पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसके बाद देखोगे यहां पे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, बताया था। तो यहां पे देखो जैसे ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे देख कर रखो, कम से कम थोड़ा याद हो जाएगा कि कैसे ड्रॉ करना है। पहले देखो ये तो कॉमन है, सब पे लिख लेना। इसके बाद जो CH2 ग्रुप एक ऐड करना, और साथ में यहाँ पे 2 कार्बन लिखना, और 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखना। तो इसके बाद यहाँ पे दोबारा 2 कार्बन, और बीच में यहाँ पे 1 नाइट्रोजन। और इसके बाद देखोगे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करना होगा, तो उस हिसाब से 6 कार्बन लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी 4 कार्बन यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ये ग्रुप लगा देना। इस केस में देखो यहाँ पे 4 हो गया, तो ऑल्टरनेटिव एक डबल बॉन्ड लगा देना। इसके बाद देखो कार्बन का वैलेंसी जहां जहां मेंटेन नहीं है उसको मेंटेन कर दो। देखो यहाँ पे 2 4 हो गया, इस केस में 3 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी होगा। क्लियर है ना? तो एक किसका स्ट्रक्चर हो गया? ट्रिप्टोफैन। ये हो गया ट्रिप्टोफैन।
इसको बोला जाता है इंडोल एमिनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे इंडोल ग्रुप प्रेजेंस है ना। ये एक्चुअल में इंडोल रिंग होता है। देखो इस केस में ये जो स्ट्रक्चर है इसको उठा के देखो, यहां पे एक्चुअल में ऐसा शेप आ रहा है ना, ये शेप आ रहा है, ये पेंटाकार्बन का रिंग, और यहां पे एक्चुअल में बेंजीन रिंग, तो इसलिए इसको इंडोल एमिनो एसिड भी बोला जाता है। किसको? ट्रिप्टोफैन को। क्लियर है ना। और ये जो ट्रिप्टोफैन होता है ये एक्चुअल में ऑक्सिन हार्मोन का प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन कहां पे यूज होता है? प्लांट का ग्रोथ हार्मोन होता है। क्लियर है ना यहां तक। अब देखो, तो जितने भी नॉन पोलर ग्रुप था वो सारी अमीनो एसिड अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे पोलर ग्रुप के अंदर। तो पोलर ग्रुप के अंदर भी देखोगे दो टाइप मिलता है, एक होता है चार्ज्ड और एक होगा अनचार्ज्ड। अब पहले पोलर ग्रुप के अंदर चार्ज के कैटेगरी पे कौन कौन सा आता है वो देखो। पोलर और चार्ज अमीनो एसिड। अच्छा, ये पोलर चार्ज अमीनो एसिड से पहले ना अनचार्ज का दो कैटेगरी के बारे में भी पढ़ना होगा। जैसे मैं बता रहा हूं एस्परेजिन और ग्लूटामिन, ये एक्चुअल में दोनों जो होगा, ठीक है यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं उसके साथ बता रहा हूं। H2N C डबल H। अब इसके बाद देखोगे CH2। अब यहां पे अरे क्या हो रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब यहां से देखोगे H2N C डबल H और यहां पे देखोगे CH2, इसके बाद C डबल बॉन्ड O और OH C डबल H। ए है ग्लूटामिन, और ए हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। नहीं, एक ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर है क्या? एस्परजिन का, एस्परजिन का होगा, सॉरी। अच्छा थोड़ा रुको, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, मैं बता रहा हूं। H2N C डबल H CH2 अब इसके बाद देखोगे C डबल बॉन्ड O NH2। अब यहां पे हो जाएगा H2N C डबल H CH2 अब यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH।
एक मिनट रुको थोड़ा। ये है एस्पेराजिन, और ये है एस्पर्टिक एसिड। और ये है ग्लूटामिन, और ये है ग्लूटामिक एसिड। देखो जब भी किसी एमिनो एसिड पे COOH ग्रुप रहेगा, एक्स्ट्रा COOH ग्रुप रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे COOH ग्रुप है और एक्स्ट्रा यहां पे एक और COOH ग्रुप है, तो जब भी एक्स्ट्रा COOH रहेगा वो एक्चुअल में एसिडिक हो जाएगा। तो इस केस में देखोगे दो ऐसा एमिनो एसिड जो एसिडिक होगा वो हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड। देखो एस्पर्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है वो एस्पेरेजिन से बनता है, और सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड भी देखोगे ग्लूटामिन से बनता है। बस यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप को हमको यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एमिनो ग्रुप जहां पे प्रेजेंस है उसको एक्चुअल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे चेंज कर देंगे तो उस जगह पे आ जाएगा एसिड। क्लियर है ना? तो ए हो जाएगा एस्पेरेजिन, और ए हो जाएगा एस्पर्टिक एसिड, ए हो जाएगा ग्लूटामिन, और ए हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। अब देखो इसमें मैंने जो यहाँ पे लिखा था पोलर चार्ज, ये एक्चुअल में एस्पेरेजिन जो होता है ये अनचार्ज्ड होता है, ये होता है पोलर अनचार्ज्ड, और ये होता है पोलर चार्ज्ड। और ये भी होगा पोलर अनचार्ज्ड, और ये होगा पोलर चार्ज्ड। तो यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पोलर चार्ज से पोलर अनचार्ज का फॉर्मेशन का कोई एग्जांपल, मतलब स्ट्रक्चर तो किसी भी जगह पे नहीं आएगा, आएगा तो सीधा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? अब देखो यहां पे और तीन बेसिक एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना है। एक तो ए हो जाएगा, देखो पोलर होगा, पोलर है, इसके बाद अनचार्ज्ड है, सॉरी चार्ज्ड है, और साथ में देखोगे बेसिक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, इसका तीन एग्जांपल याद रखना है। हाल देखो इसको ऐसे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखो इसके अंदर पहले मैं लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, H2N CH COOH, इसके बाद यहां पे 4 CH2 ग्रुप लिख लेना, और एंड पे एक NH2 ग्रुप को ऐड कर देना। अब इसके बाद देखो आर्जिनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, H2N COOH हाइड्रोजन, इसके बाद यहां पे एक CH2 ग्रुप को यहां पे कम कर देना, इसके बाद यहां पे N, फिर से C, फिर से N लिखना। ठीक है, यहां पे देखो 4 पहले CH2 ग्रुप लिखा हूं,
एन पे NH2 ग्रुप को ऐड किया हूं, और यहां पे देखो पहले 3 CH2 ग्रुप लिखना, फिर NCN। इसके बाद देखो यहाँ पे N का वैलेंसी के हिसाब से एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो, तो यहाँ पे एक और नाइट्रोजन लिखना। यहाँ पे एक्चुअल में आर्जिनिन के केस में देखोगे 3 एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हो गया। तो इनका वैलेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे NH2। क्लियर है ना? तो ऐसे याद रखना, यहाँ पे पहले 3 CH2 ग्रुप लिखना, फिर NCN लिख देना, फिर इसके बाद इस साइड पे एक नाइट्रोजन लिखना, इसके बाद बाकी वैलेंसी को मेंटेन कर लेना। क्लियर है? इसके बाद देखो एक और स्ट्रक्चर हिस्टिडीन का। H2N CH, और यहां पे H CH2 C डबल बॉन्ड C। अब इस केस में देखोगे 2 नाइट्रोजन ग्रुप ऐड करना, और यहां पे बीच में कार्बन लिखना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, इस केस में 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, और इस साइड पे देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा। क्लियर है ना? 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2, अच्छा यहाँ पे भी एक, नहीं 1 2 3 हो गया। ठीक है ना? बस देखो यहाँ पे कैसे एक CH2 ग्रुप लिखना, इसके बाद देखोगे यहाँ पे 2 कार्बन लिखना, इनके बीच में डबल बॉन्ड लिखना, और इस साइड पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप और बीच में कार्बन लिखना। अब इसके बाद बाकी वैलेंसी को मैच कर लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन ये सारी स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, ये हो गया देखो यहाँ पे जो मैंने हाल लिखा था इसका उल्टा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हूं, ये हो जाएगा ल्यूसिन, ये है आर्जिनिन, और ये है हिस्टिडीन। कोई भी एमिनो एसिड पे जहां पे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंस होता है वो एक्चुअल में उसका बेसिक नेचर, बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। कोई भी एमिनो एसिड पे देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, बट ये सारे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप है, तो जिस एमिनो एसिड के केस में जितना ज्यादा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रेजेंस होगा वो उतना ही बेसिक नेचर होगा। जिस एमिनो एसिड पे जितना ज्यादा नाइट्रोजन एक्स्ट्रा प्रेजेंस होगा वो उतना बेसिक नेचर होगा। अब फिगर देखकर बताओ कि इनमें से कौन सा एमिनो एसिड होगा जो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा? आर्जिनिन जो होगा सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद हिस्टिडीन होगा, उसके बाद ल्यूसिन होगा। तो इसका एक्चुअल में एक ऑर्डर के फॉर्म पे क्वेश्चन आता है। एमिनो एसिड which are more basic nature, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा हम ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो आर्जिनिन सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद हिस्टिडीन होगा, और इसके बाद ल्यूसिन होगा। सॉरी मैंने गलत लिखा, लाइसिन होगा, ल्यूसिन नहीं, ल्यूसिन नहीं, करेक्ट कर लो इसको। क्या होगा? लाइसिन होगा। अब यहां पे आर्जिनिन के केस में नाइट्रोजन ग्रुप कितना था? एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इस केस में था 3, इस केस में 2, और इस केस में 1। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद देखो बेटा, और यहां पे भी लिख देता हूं, नहीं तो यहां पे एक और स्लाइड ऐड कर देता हूं।
the amino acid which contain extra COOH group these are acidic in nature. तो इस केस में देखोगे दो एग्जांपल आता है, एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब देखो क्या क्या हो गया, अब कौन सा पार्ट बाकी है, पोलर बाकी है और अनचर्च्ड बाकी है। अनचर्च्ड के अंदर देखो दो हो गया ना, एस्परजिन और ग्लूटामिन हो गया, और बाकी यहां पे है 3 अमीनो एसिड। कौन कौन सा देखो, मिथियोनिन, सिस्टीन और थ्रियोनिन, ये 3 बाकी है। इनमें से देखोगे जो मिथियोनिन और सिस्टीन होगा ये सल्फर ग्रुप कंटेनिंग होता है, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट पे लिख देता हूं, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर देखो, पहले H2N C COOH H, इसके बाद देखो 2 CH2 ग्रुप लिख लो, इसके बाद बीच में यहां पे सल्फर ग्रुप लिखो, और इसके बाद यहां पे फिर ये CH3 ग्रुप, क्योंकि बीच में होगा तो यहाँ पे सारी CH2 ग्रुप आएगा, और बीच में यहाँ पे क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, और यहाँ पे जो सल्फर ग्रुप होता है मिथियोनिन के केस में बीच पे आता है, कार्बन चेन का बीच में आता है, और सिस्टीन के केस में ये एंड पे होता है। H2N C COOH H, और इस केस में देखोगे CH2 यहाँ पे SH, सल्फर का 2 होगा, 2 वैलेंसी के हिसाब से, तो इसलिए देखो इस केस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मिथियोनिन और ये हो जाएगा सिस्टीन। यहां से एक और एमिनो एसिड ड्रॉ कर सकते हो, सिस्टाइन बोला जाता है। जो एक्चुअल में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों के कैटेगरी पे नहीं है, ये एक्चुअल में सिस्टाइन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, ये मॉडिफाइड एमिनो एसिड है, ये है सिस्टाइन। बस यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे देखोगे ACH होता है, और यहाँ पे ये एक्चुअल में इसका मॉडिफाइड एमिनो एसिड है, जहां पे कार्बन का बैलेंस देखोगे यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है सल्फर के केस में। इसको नहीं भी याद रखोगे भी तो चलेगा, इसको हमको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। बस हमको जो पढ़ना होगा मिथियोनिन और सिस्टीन के बारे में, जो सल्फर ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड है। अब इसके साथ यहाँ पे और एक ही बाकी रह गया, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, वो है थ्रियोनिन, H2N CH COOH, और यहां पे देखोगे COH, और यहां पे है CH3। ये हो जाएगा कौन सा अमीनो एसिड, थ्रियोनिन। क्लियर है? थ्रायोनिन,
थियोनिन बता रहे हो नॉन पोलर के कैटेगरी पे, मिथ्योनिन भी, मिथ्योनिन नॉन पोलर पे दिया है। हाँ सल्फर कंटेनिंग तो होगा ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है, मैं एक बार एंड पे चेक करके बता रहा हूँ, बट मेरे को तो जितना पता है ये सारी पोलर अनचार्ज के कैटेगरी पे ही आता है। ठीक है, एक बार देख कर बता रहा हूँ। यहां तक क्लियर है? देखो यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक तो इम्यूनो एसिड कौन सा होगा, प्रोलिन हो जाएगा। हिस्टिडीन मतलब बेसिक एमिनो एसिड कौन कौन सा होगा, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, आर्जिनिन, उसके बाद हिस्टिडीन, इसके बाद लाइसिन। और देखोगे जो लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड होता है वो कहां पे मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। देखोगे जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ोगे, देखोगे जो डीएनए का स्ट्रक्चर का जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए वहां पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस होता है। और हिस्टोन प्रोटीन पे एक्चुअल में लाइसिन और आर्जिनिन जो बेसिक एमिनो एसिड होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। अच्छा इसके बाद एक चीज पढ़ा देता हूं, इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम होगा तो बाकी चीजें पढ़ाऊंगा। देखो इस चैप्टर पे इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है ज्विटर आयन के बारे में। जो ज्विटर आयन होता है इसको एम्फोटेरिक आयन भी बोला जाता है। अब एमिनो एसिड देखो ये 3 कंडीशन पे प्रेजेंस हो सकता है। ठीक है, मैं अलग अलग फॉर्म लिख लेता हूं। आर ग्रुप और इस केस में ए NH3+। एक और हम लिख लेते हैं, यहां पे COO माइनस और एक है और NH2। देखो एमिनो एसिड के केस में मैं बता रहा हूं ये एक्चुअल में 3 कंडीशन पे ये रह सकता है। एक तो एसिडिक एमिनो एसिड 3 नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर, न्यूट्रल नेचर और बेसिक नेचर। देखो कभी भी कोई एमिनो एसिड, देखो इस केस में ये एसिडिक किस लिए है, इसलिए एसिडिक है। ये जो एमिनो एसिड है यहां पे देखो जो COOH ग्रुप होगा ये इजीली यहां पे हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं H+ आयन को। और यहां से भी देखो NH3+ है, ये भी इजीली हाइड्रोजन प्लस को रिलीज कर सकता है। तो जो भी एमिनो एसिड जो सॉल्यूशन पे इजीली हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है वो एक्चुअल में उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा, बिकॉज इट रिलीज H+ आयन इजीली। अब ये हो गया एसिडिक नेचर। अब एमिनो एसिड कभी भी इस फॉर्म पे रहेगा तो इस केस में देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये फ्री लोन पेयर होगा तो वो और किसी के साथ यहां पे ये एक्चुअल में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है H+ को, क्योंकि COO- है, ये H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम उल्टा भी ये बता सकते हैं कि इनके पास लोन पेयर है, ये और किसी के साथ ये बाइंड कर सकता है, तो इसलिए ये हो जाएगा एक्चुअल में बेसिक नेचर। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्चुअल में एमिनो एसिड का बेसिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या करेगा, लोन पेयर को
it binds with other molecule. अब इस केस में देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहां पे देखो जो COO माइनस है ये एक्चुअल में कोई हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, और इस केस में ये जो NH3 प्लस है ये एक्चुअल में हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। तो इस केस में देखो जितना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उतना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसलिए ये जो एमिनो एसिड का नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कोई भी एमिनो एसिड जब भी ये इस टाइप का नेचर पे रहता है, मतलब न्यूट्रल नेचर पे रहता है, जहां पे सेम जितना ही पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है उतना ही नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा, एमिनो एसिड का इस फॉर्म को ही बोला जाता है ज्विटर आयनिक फॉर्म। एमिनो एसिड का इस फॉर्म को बोला जाता है ज्विटर आयनिक फॉर्म, और इसको एम्फोटेरिक फॉर्म भी बोला जाता है। एम्फोटेरिक किस लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है उतना ही नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक फॉर्म। अब इस केस में देखो बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन बताऊं कि कौन सा फॉर्म कौन सा कंडीशन पे डोमिनेट करेगा। Which form of amino acid dominate in acidic condition, कि एसिडिक मीडियम। मान लो यहां पे मैं पहले बता दे रहा हूं जो मीडियम है जहां पे एमिनो एसिड को रखा गया वो मीडियम पे एक्चुअल में एमिनो एसिड ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है। सपोज मान लो यहां पे एक मीडियम रखा है जहां पे ऑलरेडी यहां पे एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम होगा तो पीएच हम 7 से कम बताऊंगा, तो मान लो यहां पे पीएच जो है वो अप्रोक्स 1 या 2 कुछ भी मान लो, तो ऑब्वियस बात है यहां पे एसिडिक होगा तो फ्री H प्लस आयन होगा सॉल्यूशन पे, तो यहां पे H प्लस आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन पे है। अब मैं देखो एसिडिक कंडीशन पे एमिनो एसिड का जो फिगर ड्रॉ किया था, COOH और यहां पे देखो R, और यहां पे ड्रॉ किया था NH3 प्लस। तो इस कंडीशन पे देखो अब ये मीडियम ऑलरेडी एसिडिक होगा, तो क्या यहां से हाइड्रोजन प्लस और रिलीज होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मीडियम पे यहां पे एसिडिक कंडीशन है, यहां पे फ्री H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, तो यहां से एक्चुअल में और कोई हाइड्रोजन प्लस की H प्लस आयन रिलीज नहीं हो सकता है। तो एमिनो एसिड को कभी भी एसिडिक फॉर्म को एसिडिक मीडियम पे रखा जाएगा तो कौन सा फॉर्म डोमिनेट करेगा, एसिडिक फॉर्म ही डोमिनेट करेगा। क्लियर है। in acidic condition, in acidic medium, acidic form dominate। अब सिमिलरली देखो मान लो यहां पे बेसिक मीडियम पे रखा जाए तो बेसिक मीडियम के केस पे देखो वहां पे जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था H प्लस COO माइनस R और यहां पे ड्रॉ किया था NH2। तो बेसिक मीडियम पे यहां पे pH कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा, मान लेता हूं 10 है pH। अब इस कंडीशन पे देखो यहां पे क्या फ्री H प्लस आयन है, नहीं है। मान लो ये कभी भी गलती से कोई भी H प्लस आयन आकर यहां पे बाइंड भी कर जाए तब भी एक्चुअल में यहां पे जो NH2 ग्रुप है ये हाइड्रोजन को यहां से दोबारा निकाल देंगे।
मैं बोल रहा हूं बेसिक कंडीशन पे यहाँ पे फ्री H प्लस आयन अवेलेबल नहीं है, मीडियम पे नहीं है ना। तो इस कंडीशन पे मान लो मैं गलती से बता रहा हूं कोई भी H प्लस आयन आ भी जाए तो इसके साथ बाइंड करने का इसका नेचर रहेगा, बट यहां पे कभी भी ये बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि NH2 प्लस इसको हाइड्रोजन को कभी भी इसके साथ बाइंड नहीं होने देगा। ये बाइंड भी कर जाएगा तो जो H प्लस आयन यहाँ पे आएगा इसको दोबारा रिलीज कर देंगे। तो हमेशा ये इसी कंडीशन को मेंटेन करेंगे। तो बेसिक कंडीशन पे बेसिक फॉर्म डोमिनेट करेगा, एसिड कंडीशन पे एसिडिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं एसिडिक मीडियम पे एसिडिक फॉर्म ही डोमिनेट करता है और बेसिक मीडियम पे बेसिक फॉर्म ही डोमिनेट करेगा अमीनो एसिड का। NH2 इसको क्यों बाइंड नहीं करने देंगे? इसलिए क्योंकि इसका बेसिक नेचर को ये मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बेसिक कंडीशन पे बेसिक नेचर को मेंटेन करने के लिए कभी भी इसके साथ बाइंड नहीं होने देगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन बेसिक मीडियम बेसिक फॉर्म डोमिनेट क्लियर है ना। अब एक और कंडीशन मान लो जहां पे न्यूट्रल कंडीशन हम बता रहे हैं। देखो न्यूट्रल कंडीशन पे दोनों फॉर्म ही डोमिनेट करता है, R है और यहां पे NH3 प्लस है। तो इस केस में जो pH होगा वो कितना होगा? अप्रोक्स 7। तो pH जब भी 7 होता है तो उस कंडीशन पे एमिनो एसिड का जो फॉर्म डोमिनेट करेगा वो है न्यूट्रल फॉर्म। मतलब इस न्यूट्रल फॉर्म को हम बता सकते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। समझ में नहीं आ रहा है? देखो एमिनो एसिड का 3 फॉर्म बताया था, वो एसिडिक फॉर्म पे भी रह सकता है, बेसिक फॉर्म पे भी रह सकता है और न्यूट्रल फॉर्म पे भी रह सकता है। एसिडिक फॉर्म पे कब रहेगा? जब मीडियम एसिडिक होगा। बेसिक फॉर्म पे कब रहेगा? जब मीडियम का नेचर भी बेसिक होगा। न्यूट्रल फॉर्म पे कब रहेगा? जब मीडियम का नेचर भी न्यूट्रल होगा। मतलब एक्चुअल में हर एक केस में जो चेंजेस आ रहा है वो किसके बेसिस पे? पीएच के बेसिस पे। मतलब जहां पे भी पीएच का चेंजेस होगा उसके बेसिस पे उसका न्यूट्रल नेचर, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर फॉलो अप हो रहा है। तो कभी भी पीएच 7 क्या 7 के आसपास होगा, अप्रोक्स होगा, वो एक्चुअल में कौन से नेचर को शो करता है? ज्विटर आयनिक फॉर्म को शो करता है और इसी को एम्फोटेरिक फॉर्म भी बोला जाता है। क्लियर है ना? अब देखो यहां पे एक और चीज बता रहा हूं। NH2CH COOH और यहां पे R। अब इस केस में देखो, और यहां पे एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं, H COO माइनस और यहां पे R और यहां पे NH3 प्लस। देखो इस केस में क्या होता है, जब भी मीडियम का नेचर न्यूट्रल होता है, मान लो ये न्यूट्रल नेचर है, मतलब यहां पे जो पीएच है मीडियम का ये अप्रोक्स 7 के आसपास है, तो इस केस में हमको पता है ये ज्विटर आयनिक फॉर्म फॉलो करता है। इसलिए देखो यहां से जो हाइड्रोजन है वो एक्स्ट्रा है, तो ये मतलब हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं, मतलब ये यहाँ पे H प्लस आयन को मीडियम पे रिलीज कर सकता है इजीली। जो COOH ग्रुप है ये इजीली H प्लस आयन को मीडियम पे रिलीज कर सकता है और इस H प्लस को ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, फिर ये NH3 प्लस बन सकता है। ये जब भी H प्लस को रिसीव करेगा ये एक्चुअल में NH3 प्लस हो जाएगा
और जो सी डबल एच माइनस होगा वो सी डबल ओ माइनस पे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं न्यूट्रल पीएच पे देखो जो एमिनो एसिड है यहां से H प्लस आयन को ए रिलीज कर देगा तो सी डबल ओ माइनस बन जाएगा, और ए H प्लस को एक्चुअल में दोबारा कौन रिसीव कर रहा है? NH2 ये मतलब ये इसको रिसीव कर रहा है, और इसको रिसीव करने के बाद NH3 प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया? देखो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में NH3 प्लस हो गया, फिर कार्बन, और यहां पे देखो सी डबल ओ माइनस, और यहां पे है हाइड्रोजन, और यहां पे है आर। तो ये एक्चुअल में ज्यूटर आयनिक फॉर्म हो गया ना। क्लियर है? तो इस केस में देखोगे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। देखो सेम मॉलिक्यूल के बीच में यहां पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर टू द प्रोटॉन फॉर्म। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा। तो एग्जाम पे देखो, एग्जाम पे जो क्वेश्चन आता है 3 कंडीशन ऐसे लिखा रहेगा, 3 कंडीशन के बीच में देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्म ज्यूटर आयनिक फॉर्म है। जिस केस में देखोगे NH3 प्लस और C डबल माइनस आयन रहेगा वो एक्चुअल में, और यहाँ पे R ग्रुप की जगह पे कोई भी ग्रुप लिखा रह सकता है, CH3 भी रह सकता है, कि और भी कार्बन का लॉन्ग चेन भी यहाँ पे लिखा रह सकता है। तो वहां पे बस हमको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर एक्चुअल में ज्यूटर आयनिक फॉर्म है। क्वेश्चन ज्यादातर यही बनता है। और यहां पे देखोगे ये तीनों फॉर्म एक्चुअल में रिवर्सिबल होता है एक दूसरे से। यहां पे 3 फॉर्म एक्चुअल में पीएच चेंज करेंगे तो एक दूसरे से वो चेंज होता रहेगा, तो ये एक्चुअल में रिवर्सिबल फॉर्म होता है। और एक पॉइंट देखो बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? At which pH ज्यूटर आयनिक फॉर्म of amino acid is achieved, amino acid is achieved, or high concentration of ज्यूटर आयनिक form is present। ज्यूटर आयोनिक फॉर्म इज प्रेजेंट। देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या, इसी को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ये दो सेम टर्मिनोलॉजी है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच भी बोला जाता है। मतलब उस पीएच लेवल, जिस पीएच लेवल पे एमिनो एसिड न्यूट्रल नेचर क्या ज्यूटर आयनिक फॉर्म को शो करता है, उस पीएच लेवल को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि पीएच 7 पे जाकर ही वो एक्चुअल में न्यूट्रल नेचर को फॉलो करता है। हो सकता है उसका आसपास कोई भी फॉर्म हो सकता है, जैसे मान लो पीएच कभी भी कुछ केस में मान लो यहाँ पे 6.5 हुआ, मान लो 6.5 पे जाकर वो एक्चुअल में जो न्यूट्रल फॉर्म है उसको शो कर रहा है, तो उस केस में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। वो एग्जैक्टली एक्चुअल में न्यूट्रल नहीं है, 7 नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं ऐसा पीएच लेवल, जिस पीएच लेवल पे जाकर एमिनो एसिड एक्चुअल में ज्यूटर आयनिक फॉर्म को शो करेगा, उस पीएच को ही बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, और नहीं तो बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है? कितना टाइम बाकी है? अच्छा, तो प्रोटीन का टाइप पढ़ाना है क्या, नहीं पढ़ाना है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नहीं तो प्रोटीन का
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। किसी का कोई डाउट है तो बताओ बेटा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक चीज रह गया, थोड़ा रुको, 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं। अमीनो एसिड का इंपॉर्टेंस। अमीनो एसिड किस काम के लिए यूज होता है? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और किस काम पे यूज होता है? बेसिक अमीनो एसिड like arginine and lysine is a part of हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बनाने के लिए भी अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का नाम कभी कभार आता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो जाएगा लाइसिन, सॉरी ग्लाइसिन, ये हो जाएगा ग्लाइसिन। और कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होगा ये होगा ट्रिप्टोफैन। और ये जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, यहां से एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और एक एस्पार्टिन के बारे में याद कर सकते हो। एस्पार्टिन जो होता है ये एक्चुअल में आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। और ये एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन से बनता है। ठीक है, ठीक है, इतना ही चीजें याद करो, इतना काफी है। थैंक यू बेटा। और किसी का डाउट होगा तो कुछ पूछ सकते हो।